गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन ए बीम। अब चलिए ये कैसे किया जाएगा, देखिए। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन को कॉपी पे लिखिए, अच्छे से पहले पढ़िए। क्वेश्चन कहता है ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइज 200 into 300 mm deep supports a uniformly distributed load of 6 kilonewton प्रति मीटर over an effective span of 4 मीटर। क्लियर है? अब आगे पूछता है calculate the magnitude and direction of principal stresses at a point located 500 mm from left support and 50 mm above neutral axis। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर। तो लेट्स सपोज ये मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया और इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर। ये मेरा सपोर्ट्स, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट सपोर्ट और ये मेरा राइट सपोर्ट। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर, पूरे बीम के ऊपर ओवर इफेक्टिव स्पैन क्या है, या सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, यही होता है सिंपली सपोर्ट के लिए। और ये इफेक्टिव स्पैन कितना है इसका, 4 मीटर। ओके, ओवर दिस एंटायर 4 मीटर स्पैन इस बीम पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है एंड दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ऑफ मैग्नीट्यूड 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। अब आपसे पूछता है कि कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट इन दिस बीम एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 mm फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ओके, तो लेफ्ट सपोर्ट से हम 500 mm दूर जाएंगे तो यहां पर मेरे को एक सेक्शन मिलेगा। लेट्स सपोज इसको मैं कह रहा हूं एक्स एक्स सेक्शन। ओके, तो एट दिस सेक्शन जो कि एट 500 mm फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, यहां पर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने हैं। लेकिन कहां पर निकालने, कहता है 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज कि वो जो एक्स एक्स सेक्शन मैंने कंसिडर किया, वहां पर जो क्रॉस सेक्शन है आपका बीम का, वो क्या है, रेक्टेंगुलर क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज योर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसका ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। लेट्स सपोज दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस ऑफ दिस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस, लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमको निकालना है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कहने का मतलब है इस पॉइंट पर हमको स्ट्रेसेस निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें लेफ्ट सपोर्ट से 500 mm जाएंगे। ठीक है, फिर उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर, बीम का जो भी क्रॉस सेक्शन है, लेट्स सपोज दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, तो इसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर 50 mm जाएंगे। वहां से एक मटेरियल या फिर एक स्ट्रेस एलिमेंट कट करके बाहर निकाल लेंगे। सो लेट्स सपोज यहां पर मैंने एक स्ट्रेस एलिमेंट कट करके निकाल लिया। अब इस स्ट्रेस्ड एलिमेंट में हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है इस पे कौन कौन से स्ट्रेसेस अप्लाइड हैं, विच टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यार कॉन्सेप्ट देखो। ये जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसके ऊपर यूडीएल लग रही है, इसका आप शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो।
है ना, और एसएफडी निकाल सकते हो और बीएमडी निकाल सकते हैं। तो वंस एसएफडी एंड बीएमडी पता चल गया तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एसएफडी बीएमडी हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करके बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं जो कि होगा नॉर्मल, और शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करके हम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही होगा, वो जो स्ट्रेस एलिमेंट हमने कंसिडर किया है 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस, तो उस स्ट्रेस एलिमेंट पे मेरा कौन कौन सा स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा। एक तो मेरा स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा बेंडिंग स्ट्रेस, दूसरा एक्ट कर रहा होगा मेरा शियर स्ट्रेस। अब ये कैसे, क्यों, चलिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक बीम है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बीम है। इस बीम पर किसी भी तरह का लोडिंग है। लेट्स सपोज कि मैं कह देता हूं कि इस बीम के ऊपर एक पॉइंट लोडिंग है, ओके, इस तरह का एक पॉइंट लोडिंग है, पी लोड। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम था ये। तो इस पॉइंट लोड के कारण इस बीम में आपका बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा इसका, ऐसा सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव। सैगिंग मोमेंट कहने का मतलब है कि इसके जो ये टॉप फाइबर है या फिर रेफरेंस और ये बॉटम, सैगिंग मोमेंट कहने का मतलब है कि इस बीम का जो भी क्रॉस सेक्शन रहा होगा, लेट्स सपोज, सब कुछ डिटेल में देखो और अच्छे से देखिए। इस बीम का ये क्रॉस सेक्शन मान लीजिए रेक्टेंगुलर, तो इसके क्रॉस सेक्शन पे इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा। सो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल, इस बीम के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक लाइन में ड्रॉ करूं, है ना, जो कि इसके न्यूट्रल एक्सिस को उधर टच हो रहा है, तो ये जो प्लेन अंदर मेरे को मिल रहा है, ओके, ये एक प्लेन मिल रहा है मेरे को, ये एक प्लेन जैसा मिल रहा है ना, तो दिस प्लेन इज योर न्यूट्रल प्लेन। सो ड्यू टू सैगिंग मोमेंट, ये प्लेन क्या है, न्यूट्रल प्लेन, दिस इज योर न्यूट्रल प्लेन। तो ड्यू टू सैगिंग मोमेंट क्या होगा, आपका न्यूट्रल एक्सिस के अबव कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे और बिलो न्यूट्रल एक्सिस टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे। मतलब मेंबर का जो बेंडिंग होगा वो कुछ इस तरह से मेंबर आपका बेंड कर जाएगा। तो अबव न्यूट्रल एक्सिस आपका कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड बिलो न्यूट्रल एक्सिस टेंसाइल स्ट्रेसेस, जब हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द फ्लेक्सर फॉर्मूला M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, है ना, ये फॉर्मूला आपके पास है। तो इसमें जो ये सिग्मा का जो वैल्यू है ये क्या है, दिस इज ओनली माई बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज माई बेंडिंग स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? सो आपको लेट्स सपोज कि जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो गिवन था, तो हमको एक सेक्शन गिवन था एट 500 mm फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो एट 500 mm फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट आप बीम के अंदर मोमेंट का वैल्यू कितना ये निकाल लोगे, तो यहां से m आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? m पता चल गया। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में गिवन था 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस कहने का मतलब है, लेट्स सपोज दिस इज माय क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हो गया B, ये हो गया D, ये हो गया मेरा न्यूट्रल एक्सिस। तो इस क्रॉस सेक्शन का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया I अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, है ना, क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू BD³/12। क्लियर है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। नाउ तो आपको क्या निकालना है कि 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस एक स्ट्रेस एलिमेंट है, इस पॉइंट पर मेरा कितना बेंडिंग स्ट्रेस है, हमको यही निकालना है। तो इस बीम के लिए अगर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊं इस क्रॉस सेक्शन के लिए, तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा और अबव न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन, बिलो न्यूट्रल एक्सिस टेंशन में है। क्लियर? ठीक है। सो एट दिस पॉइंट मतलब अबव 50 mm फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस आपका बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा ये निकालना है। तो लेट्स सपोज कि इस पॉइंट पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा डैश। ये सिग्मा डैश जो इस पॉइंट पे इट इज
at height y above neutral axis, let's suppose. So by using the formula m by I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा डैश इक्वल टू मूवमेंट एट दैट क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय आई इनटू वाई की नहीं, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में गिवन है 50 mm, पुट कर देंगे। आई का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, एम का वैल्यू बीएमडी जब हम ड्रॉ करेंगे उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है हमको वहां से बीएमडी से पता चल जाएगा एम का वैल्यू। तो इस तरह से बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सर फॉर्मूला एंड बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आप बीम के अंदर है ना कहीं पर भी बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, किसी भी पॉइंट पर। कहने का मतलब है आप एक्सट्रीम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे तो जीरो होगा, तो इधर कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी है ना, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी सिग्मा डैश, ये किस नेचर का रहा होगा, चूंकि यहाँ सैगिंग मोमेंट था, सो अबव न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेसिव, तो ये कंप्रेसिव रहा होगा क्या नहीं। सो इसका मतलब कहने का ये मतलब है कि जो स्ट्रेस एलिमेंट मैं कंसीडर करूंगा ये वाला, मतलब अबव 50 mm न्यूट्रल एक्सिस, तो इस स्ट्रेस एलिमेंट पे ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये नॉर्मल स्ट्रेस है कि नहीं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा कंप्रेसिव नेचर का सिग्मा डैश। तो इस तरह से आप नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे उस स्ट्रेस एलिमेंट के लिए। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दी सेम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो अपना कॉन्सेप्ट है, ओके, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्सेस, ओके, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्सेस। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि हम इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमने अभी बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हमने बेंडिंग स्ट्रेस निकाल दिया बाय यूजिंग द फ्लेक्सर फार्मूला, उसी तरह हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फार्मूला है। ठीक है, मैं बताऊंगा सब कुछ। तो बाय यूजिंग दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस। सो लेट्स सपोज कि हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इस स्ट्रेस एलिमेंट पे आपने शियर स्ट्रेस का वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, तो ये आपका हो गया स्ट्रेस एलिमेंट जिस पर एक कंप्रेसिव लोड लग रही है। तो ये जो कंप्रेसिव लोड है सिग्मा डैश, इसको हम सिग्मा एक्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में अप्लाइड, और ये शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई कह दिया इसको। तो बाय यूजिंग दिस स्ट्रेस एलिमेंट अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस रूट अंडर, फॉर्मूला आपको पता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। डू यू नो दिस फॉर्मूला और नॉट, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में किया था। समझ रहे हो, दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ओके, अब चलिए मैं और थोड़ा अंदर जाता हूं कॉन्सेप्ट के अंदर, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो, कभी भी दिक्कत ना हो। इतने सारे बातें समझ लिए, सीख लिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। सुनिए, तो ये तो क्या, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के बाद, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आप कहीं पर भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब क्या, नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू। क्यों, बेंडिंग स्ट्रेसेस आर आल्सो नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, एक सेक्शन में कट करता हूं एक्स एक्स यहां पर। अब इस सेक्शन के ऊपर ये देखो, ये आपका लाइन है करस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर लाइन करस्पॉन्डिंग टू न्यूट्रल एक्सिस, है ना। इस सेक्शन के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स कंसीडर करता हूं। लेट्स सपोज मैं कंसीडर करता हूं यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट ए, फिर अबव न्यूट्रल एक्सिस और टॉप पॉइंट के बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, इसको मैं कहता हूं बी। नाउ हम और एक पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि ऑन न्यूट्रल एक्सिस, इसको मैं कहता हूं पॉइंट सी। मैं और एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं बिलो न्यूट्रल एक्सिस और बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड बॉटम पॉइंट के बीच में, इसको मैं कहता हूं डी।
और एक पॉइंट में कंसिडर कर लेता हूं, पॉइंट ई एट बॉटम मोस्ट फाइबर, एट बॉटम मोस्ट फाइबर। क्लियर है? अब देखिए, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, अगर इस क्रॉस सेक्शन को मैं कट करके बाहर निकालूं, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैं कट करके यहां पे बाहर निकाल दिया। ओके, तो इसमें जो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया आपका, लेट्स सपोज, तो यहां पर जो मैंने पॉइंट्स कंसिडर किए थे, अगर वो आपको इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर दिखाऊं, तो ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट, ये था सी पॉइंट, ये था डी पॉइंट, ये था ई पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए। वेल, ये क्यों किए आपको मैं बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स पे मेरा स्ट्रेस एलिमेंट क्या मिलेगा जनरली, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इस बीम के लिए अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लिखें, तो मेरा क्या होगा बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम? लीनियर कुछ इस तरह का बन जाएगा। ओके, दिस इज हियर सिग्मा मैक्स, दिस इज ऑल्सो सिग्मा मैक्स, ये कंप्रेशन में, ओके, दिस इज अंडर कंप्रेशन एंड दिस इज अंडर टेंशन। सैगिंग मोमेंट एज्यूम करके चल रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा ड्यू टू शियर फोर्सेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्सेस अगर हम करेंगे, तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आएगा, इट विल बी पैराबोलिक और नॉट रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर इस तरह से। मतलब शियर स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर्स, ठीक है, विल बी 0, ओके, टॉप एंड बॉटम पे 0 होगा, एंड शियर स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस की नहीं, एंड बेंडिंग स्ट्रेस विल बी 0 एट न्यूट्रल एक्सिस की नहीं। तो दिस इज योर बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन BSD एंड दिस इज योर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पैराबोलिक। ओके, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको समझ में आया। अब मैं अगर स्ट्रेस एलिमेंट का बात करूं, तो लेट्स सपोज मैं स्ट्रेस एलिमेंट पहला वाला कंसिडर करता हूं, स्ट्रेस एलिमेंट ए, ये मेरा स्ट्रेस एलिमेंट है ए, मतलब क्रॉस सेक्शन के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर, मतलब यहाँ पे टॉप फाइबर के ऊपर, उस पॉइंट पे जो मेरा एलिमेंट है स्ट्रेस एलिमेंट, वो मैंने कंसिडर किया। तो यहाँ पे देखो आपको कौन सा स्ट्रेस इस एलिमेंट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस केवल, वो भी कंप्रेसिव नेचर का, है ना, केवल बेंडिंग स्ट्रेस, वो भी कंप्रेसिव नेचर का, और शियर स्ट्रेस तो यहाँ पे 0 है। क्यों? देखिए टॉप फाइबर पे देखो ना, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पे टॉप फाइबर पे आपका शियर स्ट्रेस एकदम 0, समझ रहे हैं कि नहीं, और बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम ये मिल रहा है, और वो भी कंप्रेसिव नेचर का। अगर सैगिंग मोमेंट है, तो अगर बीम में उस क्रॉस सेक्शन पे जो मोमेंट है वो सैगिंग हुआ तो, ठीक है, अगर हॉगिंग होता तो ये जस्ट उल्टा हो जाता। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये स्ट्रेस एलिमेंट ई का बात करूं, ई मतलब ये वाला एकदम बॉटम मोस्ट, तो यहां पे देखिए सेम शियर स्ट्रेस 0, केवल आपको एक बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा जो कि होगा नॉर्मल, वो भी टेंसाइल, है ना। तो ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स, तो ये हो गया स्ट्रेस एलिमेंट एट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब पे क्वेश्चन आएगा और कभी कभी ये स्ट्रेस एलिमेंट को डायरेक्टली भी पूछ लेगा। अब अगर बात करें पॉइंट बी के ऊपर, तो देखो यार, लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट बी। ओके, सो अब हम ये मान के चलते हैं, लेट्स सपोज मान के चलते हैं कि मेरा जो शियर फोर्स था, ठीक है, शियर फोर्स इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, कहने का मतलब है इस बीम में इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर जो मेरा शियर फोर्स है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर शियर फोर्स पॉजिटिव होगा तो इसके कारण जो शियर स्ट्रेस मिलेगा इट विल बी नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको अभी थोड़ा देर में समझाऊंगा। ठीक है,
थोड़ा देर में समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाऊंगा, वो भी ये पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स सपोज कि मेरा शियर फोर्स था पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा भी ऑब्वियसली। अगर आप एसएफडी यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ एसएफडी आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस तरह का एसएफडी होगा, दो रेक्टेंगल होंगे पूरे लेंथ पर। ये वाला प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, और प्लस में इसका वैल्यू क्या होगा, p/2 होगा, इसका माइनस p/2 होगा। क्लियर है? इस तरह का कुछ एसएफडी मिलेगा। और जो मेरा सेक्शन यहाँ पे जो मैंने इस बीम में कंसिडर किया हुआ है, तो वो सेक्शन आपका सेंटर है ना, बीम का जो सेंटर है एट l/2 उसके लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में तो शियर फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव है ही ऑटोमेटिकली। तो अगर शियर फोर्स आपका पॉजिटिव है बीम में, या फिर जिस सेक्शन पे आप काम कर रहे हो वहां पर आपको पॉजिटिव शियर फोर्स अगर मिलता है, तो उस पॉजिटिव शियर फोर्स के कारण जो शियर स्ट्रेस एलिमेंट या फिर जो स्ट्रेस्ड एलिमेंट पे शियर स्ट्रेस आप दिखाओगे, वो हमको नेगेटिव दिखाना है। अब वो नेगेटिव दिखाना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा ही देर में समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा ही देर क्या, अभी तुरंत ही समझाऊंगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये सब अंदर की बातें हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इन सब चीजों को क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, पॉजिटिव शियर फोर्स विल गिव नेगेटिव शियर स्ट्रेस एलिमेंट, तो इस स्टेटमेंट को भी समझो यार। देखो, सबसे पहले मैं शियर फोर्स का बात करता हूं। शियर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन, ठीक है, ये स्टेटमेंट साइन कन्वेंशन से डेवलप होती है। तो शियर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, कोई एक सेक्शन है XX, एसएफडी बीएमडी जब पढ़ा रहे थे वहां पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। इस सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर शियर फोर्स अपवार्ड है और राइट साइड अगर शियर फोर्स डाउनवर्ड है, इसके कारण एक क्लॉकवाइज कपल बनती है, जो कि एक पॉजिटिव शियर फोर्स का इफेक्ट है। सिमिलरली कोई एक सेक्शन है XX, सेक्शन के लेफ्ट साइड पर अगर डाउनवर्ड और सेक्शन के राइट साइड पे अपवर्ड है ना, तो एक एंटी क्लॉक कपल बन रही है। तो ये जो शियर फोर्स होगा ये होगा नेगेटिव। यहां तक क्लियर था? अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस एक तरह का टेंसर क्वांटिटी है। मतलब इसको जो लिखा जाता है, तो जैसे कि टाउ XY है ना, तो टाउ XY अगर हम लिख रहे हैं तो ये लिख रहे हैं कि ये कौन से प्लेन पर, सबसे पहले कौन से प्लेन पर एक्ट कर रहा है और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। सो अगर हम शियर स्ट्रेस का बात करें तो लेट्स सपोज कि कोई एक स्ट्रेस एलिमेंट है। ओके, स्ट्रेस एलिमेंट, ये आपका एक स्ट्रेस एलिमेंट है। अब इस स्ट्रेस एलिमेंट में मैंने ये एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, जस्ट ए मिनट, इसके सेंटर से मैं एक्सिस डिफाइन करता हूं, ऐसा सोचना। इसके सेंटर से मैंने एक्सिस डिफाइन कर दिया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए, ये वाला जो फेस है, ठीक है, दिस इज योर नेगेटिव एक्स फेस। ये जो फेस है दिस इज योर पॉजिटिव एक्स फेस। ये जो फेस है दिस इज पॉजिटिव वाई फेस। और ये जो फेस है इसको मैं कहता हूं नेगेटिव वाई फेस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, अगर शियर फोर्स है आपका पॉजिटिव, तो इस एलिमेंट का, ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है, इसके लेफ्ट फेस पे, तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा, इस तरफ, लेफ्ट साइड पे अपवर्ड, तो ये मान लो टाउ XY है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि नेगेटिव एक्स फेस पे है लेकिन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यही मतलब हुआ कि नहीं? नेगेटिव फेस पे है लेकिन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और मैथमेटिक्स में आपको पता है कि माइनस प्लस अगर बनता है तो रिजल्ट क्या होता है? माइनस। समझ में आया? सो अगर इसके लेफ्ट साइड पे अपवर्ड है तो इसके राइट फेस पे डाउनवर्ड होना चाहिए कि नहीं फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम? तो अगर राइट साइड पे डाउनवर्ड है तो इसको भी मैं कहता हूं टॉ एक्स वाई। तो ये देखो यहां पे ये तो पॉजिटिव एक्स फेस पे एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स फेस, लेकिन क्या ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? तो अगर नेगेटिव तो अगेन यहाँ पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बना, तो प्लस माइनस का अगेन कॉम्बिनेशन बना तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस। कुछ समझ में आया? सो इसलिए ये स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखवाया कि पॉजिटिव शियर फोर्स है अगर, जैसे कि ये पहला वाला अगर मैं बात करूं ये वाला, तो पॉजिटिव शियर फोर्स मतलब लेफ्ट फेस पे अपवर्ड और राइट फेस पे डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेस एलिमेंट पे अगर हम देखेंगे शियर स्ट्रेसेस के रूप में देखेंगे तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा आपका नेगेटिव। मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा दिया अभी, क्योंकि ये प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका अंदर की बात ये है, उसका साइन कन्वेंशन के ऊपर ये बात चलती है, साइन कन्वेंशन। क्लियर है? उसी तरह से अगर नेगेटिव शियर स्ट्रेस का बात कर लें तो नेगेटिव शियर फोर्स का अगर बात कर लें, अगर नेगेटिव शियर फोर्स है तो इस वो जो स्ट्रेस एलिमेंट आपको मिलेगा उसमें पॉजिटिव शियर फोर्स मिलेगा। कैसे? देखो, नेगेटिव शियर फोर्स कहने का मतलब है सेक्शन के एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड और राइट फेस पे अपवर्ड, यही है। सो देखो स्ट्रेस एलिमेंट में कंसिडर कर लेता हूं, दिस इज माय स्ट्रेस एलिमेंट और ओरिजिन ऑफ एक्सिस इधर से है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, दिस इज प्लस वाई, दिस इज प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस वाई। क्लियर है? तो देखिए ये आपका नेगेटिव शियर फोर्स। ओके, सो अगर शियर फोर्स नेगेटिव है तो देखिए लेफ्ट फेस, ये आपका लेफ्ट फेस है, दिस इज योर राइट फेस। उसी तरह ये स्ट्रेस एलिमेंट का जो लेफ्ट फेस है, दिस इज योर लेफ्ट फेस एंड दिस इज योर राइट फेस। तो लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, तो ये लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, और इसको मैं कहता हूं टॉ एक्स वाई मान लो। सो ये जो टॉ एक्स वाई है, इसमें जो एक्स है ये नेगेटिव एक्स फेस है, माइनस एक्स फेस, और जो इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, मतलब ये माइनस वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया एक्स वाई का? माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। सो अगर लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड है तो राइट फेस पे अपवर्ड होना चाहिए, ऊपर की ओर। तो ये होगा क्या? इसको भी मैं कहता हूं टॉ एक्स वाई। सो देखो यहां पे एक्स प्लस एक्स फेस, फिर वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन, है ना। तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया एक्स वाई का? प्लस प्लस। सो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। समझ रहे हैं? तो ये पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। ठीक है, कहने का मतलब है अगर शियर फोर्स नेगेटिव, ओके, सेक्शन के अंदर, तो वहां पर उस सेक्शन पे कहीं पर भी स्ट्रेस एलिमेंट कंसीडर करोगे और उस स्ट्रेस एलिमेंट पे शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो वो होगा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, मतलब प्लस टॉ एक्स वाई। ठीक है, अगर शियर फोर्स आपका है पॉजिटिव किसी सेक्शन पे, तो उस सेक्शन पे कहीं पर भी अगर हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेगेटिव शियर स्ट्रेस, जो इससे पहले वाला कंडीशन था। समझ गए? ठीक है इस स्टेटमेंट को।
तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, पूछ लिया है। ओके, सो इसको अंदर की बात अगर नहीं जानोगे तो याद करना पड़ जाएगा। तो अभी याद करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, कॉपी पे लिख लीजिए अच्छे से सजा के। देखो यार, मैं आपके लिए सब चीज लेके आता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है जो कि मैं आपको बताता नहीं हूँ, समझाता नहीं हूँ। ठीक है, तो हमको भी प्यार किया करिए। पता नहीं हमारा वीडियोस आजकल क्यों नहीं चल रहा है उतना, लेकिन इसमें ऐसे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ मैं घुसेड़ देता हूँ एक ही जगह पर। जो इंजीनियरिंग है वो देसी एकदम फाड़ू टाइप का इंजीनियरिंग है ना। एक बार पढ़ लिया, 10 बार दोबारा 1000 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से पढ़ के समझ लिया, नोट्स बना लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। हाँ, डोंट नो क्या है पता नहीं, छोड़िए। हमको क्या, हम मेहनत कर रहे हैं, जो देख रहे हैं बस मैं जानता हूँ उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं। देखो, ए और बी स्ट्रेस एलिमेंट पे स्ट्रेस कंडीशन का हमने बात कंप्लीट कर लिया है, ए और ई पे, है ना, मतलब टॉप पे और एक्सट्रीम बॉटम पे। अब बात करता हूँ ये पॉइंट बी पर जो स्ट्रेस एलिमेंट होगा इस पर। तो देखो, पॉइंट बी का जो स्ट्रेस एलिमेंट मैं निकालूंगा जो कि है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। दिस इज योर, अगर ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है तो ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है और ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स है या फिर कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगा कंप्रेसिव। और ये जो सेक्शन मैंने कंसिडर किया था, इस सेक्शन पे आपका शियर फोर्स था पॉजिटिव, शियर फोर्स था आपका पॉजिटिव। अगर शियर फोर्स पॉजिटिव था तो जो मेरे को शियर स्ट्रेस मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो शियर स्ट्रेस नेगेटिव मिलने का मतलब क्या है कि लेफ्ट फेस पे इस तरह का स्ट्रेस एलिमेंट मिलेगा शियर स्ट्रेस का। समझ रहे हैं, दिस इज माई नेगेटिव शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। तो ये मेरा स्ट्रेस एलिमेंट हो जाएगा फॉर पॉइंट बी। उसी तरह से पॉइंट सी का, ओके, पॉइंट सी का मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ज्यादा दूर कहीं नहीं लिखूंगा, इधर ही लिख दूंगा। ठीक है, आप इसको कॉपी पे अच्छे से लिखो। पॉइंट सी, लेट्स सपोज ये पॉइंट सी एक न्यूट्रल एक्सिस है, तो किसी भी तरह का बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, जीरो। ओके, और केवल क्या मिलेगी आपको, शियर स्ट्रेस, वो भी क्या, नेगेटिव, क्योंकि शियर फोर्स था मेरा पॉजिटिव। ओके, मैं ये मान के चल रहा हूं, पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो बीम था इसमें जो मैंने ये सेक्शन कट किया था, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन, ये मैंने कट किया था सेंटर के लेफ्ट में। सेंटर के लेफ्ट में मेरा शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एसएफडी डायग्राम से मेरे को ये पता चल रहा है कि शियर फोर्स जो है वो पॉजिटिव है। अगर यही मैं सेंटर के राइट में कट करता तो शियर फोर्स जो होता वो नेगेटिव हो जाता। अगर शियर फोर्स नेगेटिव हो जाता तो शियर स्ट्रेस एलिमेंट है ना जो होता वो होता पॉजिटिव में। क्लियर है, लेकिन अभी होगा शियर स्ट्रेस एलिमेंट नेगेटिव में। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हो गया स्ट्रेस डायग्राम फॉर पॉइंट सी, ठीक है। उसी तरह से यहां बगल में लिख देता हूं पॉइंट डी के लिए। तो यहां पे एक एलिमेंट बना है स्ट्रेस एलिमेंट, ये डी, ओके। तो यहां पर देखो, सबसे पहले जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगे वो टेंसाइल नेचर के होंगे, तो सिग्मा एक्स आपको टेंसाइल नेचर का मिलेगा। फिर शियर स्ट्रेस अगेन नेगेटिव, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस एलिमेंट फॉर पॉइंट डी। क्लियर है, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, सारा पॉइंट्स के लिए मैंने स्ट्रेस एलिमेंट बता दिया। अब आपको ये स्ट्रेस एलिमेंट में स्ट्रेस निकाल लेंगे। कौन कौन सा स्ट्रेस निकालना है हमको इस स्ट्रेस एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए? हमको दो स्ट्रेसेस निकालनी है, मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमको बेसिकली दो स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है उस स्ट्रेस एलिमेंट को सॉल्व करने के लिए। देखो अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरा पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा है पॉइंट ए पर, तो आपको केवल बेंडिंग स्ट्रेस निकालनी होगी। सिमिलरली पॉइंट ई के लिए अगेन बेंडिंग स्ट्रेस ही निकालना होगा। पॉइंट सी के लिए बेंडिंग स्ट्रेस निकालने की जरूरत नहीं है, केवल शियर स्ट्रेस निकालना होगा, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस जीरो है, मतलब सिग्मा एक्स जीरो, सिग्मा वाई जीरो। सिमिलरली अगर पॉइंट बी है और पॉइंट डी है तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड शियर स्ट्रेस दोनों निकालना होगा।
समझ रहे हैं। और ये बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार हमने किया हुआ है, ठीक है। सोम के वीडियो लेक्चर्स में आपको कंप्लीट बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस आपको आगे के वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन BSD, इसको कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला, यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला। फ्लेक्सर फॉर्मूला m by I इक्वल टू सिग्मा बाई y इक्वल टू E अपॉन R, ठीक है। दिस इज माय फ्लेक्सर फॉर्मूला। इसको यूज करके हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या है मेरा? ये दिस आर दी बेंडिंग स्ट्रेसेस। और ये जो y है इसका मेजरमेंट कहां से होता है? इट इज मेजर्ड फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज एट न्यूट्रल एक्सिस y का वैल्यू होगा 0। समझ रहे हो कि नहीं? ये m क्या है? बेंडिंग मोमेंट एट दैट क्रॉस सेक्शन। अब ये मूवमेंट पॉजिटिव हो सकता है, मतलब सैगिंग, या फिर नेगेटिव हो सकता है, हॉगिंग, ठीक है। ये हमको कहां से पता चलेगा? फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD से पता चल जाएगा। I क्या है? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे कि फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन I का जो वैल्यू होगा वो होगा BD³/12, है ना। ये फॉर रेक्टेंगुलर बता रहा हूं। उसी तरह से I सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए πD4/64। ओके, I सेक्शन के लिए अलग वो कैलकुलेट करना होगा I का वैल्यू। क्लियर है? अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। किसके अबाउट? अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। I अबाउट NA, यहाँ पे बेसिकली I है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है? ओके। और E और R क्या है? E तो आपको पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, R इज योर रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, सो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से हमको बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू पता चल जाएगा ऑन दैट स्ट्रेस एलिमेंट, या फिर और बेंडिंग स्ट्रेस एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेसेस ही है, ठीक है। अब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन SSD फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन ड्यू टू शियर फोर्सेस के कारण, ठीक है। शियर फोर्स में यहाँ पे अलग अलग क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखिए शियर स्ट्रेस आपका टॉर्सन के कारण भी आता है ना। तो लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चंस में जो शियर स्ट्रेस आपको मिलेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वो दिया हुआ होगा बेसिकली शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स ओनली, ठीक है। सो हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे ड्यू टू शियर फोर्स, तो RCE। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्स जो फॉर्मूला है मेरा, टाउ इक्वल टू क्या होता है? शियर फोर्स एट दैट क्रॉस सेक्शन इनटू एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन इनटू y बार डिवाइडेड बाय I इंटू B। अब इसको समझो इस फॉर्मूला को। लेट सपोज कि कोई एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, लेट सपोज कि कोई एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। मैंने इसका डेरिवेशन किया हुआ है फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, इस फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में इस फॉर्मूला को हमने डिराइव कर दिया है, छोटा मोटा बात नहीं है। ओके, आप देखिए उधर जाके इसका आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस। ओके, नाउ इस सेक्शन का I मतलब समझ रहे हो ना? I तो ये लेट्स सपोज दिस इज माय B एंड दिस इज माय डेप्थ D। I मतलब इस सेक्शन का सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकाल लोगे। अब देखो कि जैसे कि क्वेश्चन में अपना जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए चले थे, आगे बढ़े थे, तो उस क्वेश्चन में गिवन था
कि एट 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस, तो लेट्स सपोज 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस कोई एक आपको प्लेन मिलेगा, कोई एक पॉइंट मिलेगा, तो ये वो वाला पॉइंट है, या फिर ये वो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एट 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि इस वाले सेक्शन पे, इस वाले प्लेन पे जो विड्थ है क्रॉस सेक्शन का, इट इज बी, इट इज ऑल्सो बी। अब इसके ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर, दिस इज योर एरिया जो मैं शेडिंग कर रहा हूं। ओके, सो देखो इसमें जो y बार है इसको ध्यान से समझना, ये जो y बार है ये क्या है, ये जो शेडेड एरिया मैंने किया है ना, ठीक है, इस एरिया का CG जहां होगा, इस शेडेड एरिया का CG, उसका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये होता है मेरा y बार। समझ गए, बस और कुछ नहीं। बाकी आपका टाउ का वेरिएशन आप निकाल लोगे, शियर फोर्स एट दिस सेक्शन इजीली आप SFD से पता चल जाएगा आपको। कहां से? शियर फोर्स डायग्राम फॉर द गिवन बीम करस्पॉन्डिंग टू गिवन लोडिंग आप बनाओगे SFD, तो वहां से आपको उस सेक्शन पे शियर फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, अगर शियर फोर्स आपका पॉजिटिव, तो जो शियर स्ट्रेस आप लिखोगे वो लिखोगे नेगेटिव में। अगर शियर फोर्स आपका नेगेटिव, तो जो शियर स्ट्रेस, इस फॉर्मूला को यूज करके, ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट करेंगे, इसको लिखेंगे पॉजिटिव में। क्लियर है? ये आपका शियर फोर्स, ये टाउ, शियर फोर्स टाउ, यहां तक क्लियर हुआ। ए जो है इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब B इंटू डी हो जाएगा ए। समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, नाउ I क्या हो गया, वही सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। B क्या होगा, बेस विड्थ एट दिस पॉइंट, मतलब जहां पर हमको शियर स्ट्रेस निकालना है, उस वाले एट दैट हाइट अबव न्यूट्रल एक्सिस आपका क्रॉस सेक्शन का बेस विड्थ कितना है, ये है आपका B। क्लियर है? So by using this formula we can easily calculate the shear stress value at 50 mm above neutral axis या फिर any height above neutral axis या below neutral axis। समझ में आया? So ये करेंगे तो हमको shear stress मिल जाएगा, तो shear stress मिल जाएगा तो हम stress element पे डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव नेगेटिव हम स्ट्रेस एलिमेंट उसका बना लेंगे उस पॉइंट पर। फिर स्ट्रेस एलिमेंट बना लेने के बाद, जैसे क्वेश्चन में कहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वैल्यू बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस। समझ में आया बात? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन में आते हैं, और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह का छोटा मोटा क्वेश्चन गेट जैसा एग्जाम में डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट से, सारे कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए जो अपना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक यूडीएल लोडिंग है अब 6 किलोन्यूटन पर मीटर। इसकी जो स्पैन लेंथ है इट इज 4 मीटर इफेक्टिव स्पैन। तो लेट्स सपोज, और इसका लेट्स सपोज इसका क्रॉस सेक्शन गिवन है, इट इज रेक्टेंगुलर। लेट की दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका B जो कि 100 mm, और डेप्थ कितना गिवन है क्रॉस सेक्शन का, D इक्वल टू 200 mm गिवन है, आई थिंक, सॉरी, B इक्वल टू 200 mm गिवन है और D इक्वल टू 300 mm आपको गिवन है। ठीक है, तो इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाना बहुत इजी है, आपने पहले भी बना रखा है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, पैराबोलिक होगा और सैगिंग मोमेंट होगी पूरे बीम के ऊपर।
और एट सेंटर मतलब एट L/2 मतलब एट 2 मीटर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, जिसका वैल्यू होगा कितना, WL²/8। ओके, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर BMD फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। इसका शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बड़ा सिंपल होगा। जहां पर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वहां पे आपका शियर फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, 0, फिर ठीक है, फिर नेगेटिव, मतलब ये प्लस और ये माइनस में। और शियर फोर्स का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम, WL/2 और वेरिएशन विल बी लीनियर। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम SFD। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये मेरा लेफ्ट सपोर्ट है और ये मेरा राइट सपोर्ट था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लेफ्ट सपोर्ट से 500 mm, तो लेट्स सपोज कि फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट 500 mm मैंने एक सेक्शन कट किया, XX सेक्शन, एक XX सेक्शन है लेफ्ट सपोर्ट से 500 mm। उस सेक्शन के ऊपर क्रॉस सेक्शन पे अबव 50 mm न्यूट्रल एक्सिस, अबव 50 mm न्यूट्रल एक्सिस एक स्ट्रेस एलिमेंट कंसिडर करिए, ठीक है, दिस इज योर 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। एक स्ट्रेस एलिमेंट कंसिडर करिए और करस्पॉन्डिंग टू दैट स्ट्रेस एलिमेंट आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी है। तो ये जो स्ट्रेस एलिमेंट है, लेट्स सपोज इस स्ट्रेस एलिमेंट को मैं यहाँ बाहर निकाल देता हूं। तो इस स्ट्रेस एलिमेंट पे सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कौन कौन से स्ट्रेसेस आएंगे। तो देखिए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर अभी मैंने समझाया था, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है और सैगिंग मोमेंट है कि नहीं, पॉजिटिव मोमेंट है कि नहीं पूरे बीम के ऊपर। तो अगर पॉजिटिव मोमेंट है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना। तो इस स्ट्रेस एलिमेंट पे एक नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रही होगी वो कंप्रेसिव लग रही होगी सिग्मा एक्स की, और सिग्मा वाई जो होगा वो होगा 0। नॉर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ गए। देखो अब इस सेक्शन पे शियर फोर्स भी है, ठीक है, ये जो एट सम डिस्टेंस 500 mm फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट जो सेक्शन आपको कंसिडर करने के लिए बोला था, इस सेक्शन पे शियर फोर्स भी है। तो शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपको शियर स्ट्रेसेस भी मिलेगा इस स्ट्रेस एलिमेंट के लिए कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब वो जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो किस नेचर का मिलेगा, नेगेटिव नेचर का मिलेगा, क्योंकि शियर फोर्स जो है उस सेक्शन पे पॉजिटिव है। तो नेगेटिव शियर स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी, और नेगेटिव शियर स्ट्रेस हम कैसे दिखाएंगे, लेफ्ट फेस पे अपवर्ड, तो राइट फेस पे इक्विलिब्रियम के लिए डाउनवर्ड, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। ओके, दिस इज योर टाउ एक्स वाई जो कि होगा नेगेटिव। हमको बेसिकली ये मेरा स्ट्रेस एलिमेंट निकल गया, ठीक है। तो स्ट्रेस एलिमेंट निकल गया। अब हमको इस स्ट्रेस एलिमेंट में इन स्ट्रेसेस के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, मतलब ये शियर फोर्स का वैल्यू, सॉरी शियर स्ट्रेस का वैल्यू, और ये बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा एक्स जो होगा एट 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू शियर फोर्सेस की नहीं, क्लियर है। तो सबसे पहले चलिए हम सिग्मा वाई निकालते हैं। फाइंडिंग सिग्मा वाई, सॉरी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई तो 0 है, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स कैसे निकालोगे भैया, तो सिग्मा एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फ्लेक्सर फॉर्मूला, M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। सो यहां से सिग्मा एक्स मेरा निकल जाएगा M/I इंटू वाई। ओके, सो M क्या है, मोमेंट एट दैट क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना है,
ये हमको निकालना होगा इस सेक्शन पे, है ना, mx का वैल्यू। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं फॉर दिस बीम। सो अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो ये रिएक्शन क्या होगा, WL/2, ये रिएक्शन WL/2। सो अगर मैं x सेक्शन लूं और mx का इक्वेशन लिखूं यहाँ पर, तो mx का इक्वेशन मेरा क्या होगा, mx का इक्वेशन मैं लिख सकता हूं WL/2 इंटू x, ओके, सॉरी, हाँ, WL/2 इंटू x, इस पर UDL भी है ना, सॉरी, UDL भी है। UDL का मैग्नीट्यूड कितना है, लेट्स सपोज W है, ओके, उसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो माइनस WX²/2, ये हो जाएगा मेरा mx का इक्वेशन की नहीं। अब W का वैल्यू आपको पता है 6 किलो न्यूटन, ठीक है, तो पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो mx इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 6 इंटू L, 4 मीटर, ओके, तो मीटर में ही रखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x क्या है आपका 500 mm फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, तो 500 mm में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, माइनस सेम 6/2 ब्रैकेट 500 डिवाइडेड बाई 1000 का स्क्वायर की नहीं। सो यहां से हमको mx का वैल्यू पता चल जाएगा। सो mx का वैल्यू आपको कितना निकल के आएगा, इट विल बी 5.25 किलो न्यूटन मीटर, ओके, देखिए इतना निकल के आया कि नहीं, तो आपको मोमेंट पता चल गया। अब इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का आई हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, BD3/12, मतलब 200 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ओके, तो I इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁸ mm4 निकलेगा कि नहीं, तो I निकल गया आपका। तो देखिए अब इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बताऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ओके, सिग्मा मैक्स आपको एक्सट्रीम फाइबर्स पे मिलेगा और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो टेंशन, क्लियर है। सो आपको तो 50 mm पे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स इक्वल टू मोमेंट का वैल्यू कितना था 5.25 इंटू, देखिए हम इसको न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर को अगेन mm में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 10⁻³ मतलब 5.25 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10⁸, है ना, ये mm4 में है और ये न्यूटन mm में हो गया, इंटू y इक्वल टू 50 mm अगर मैं पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा, तो यहां से मेरा ये बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा, और ये कितना मिलेगा 0.5833 न्यूटन पर mm²। सॉल्व करिए, तो ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आपने निकाल लिया, ओके। अब हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमको पता है इस क्रॉस सेक्शन के लिए जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्यू टू शियर फोर्स, इट विल बी पैराबोलिक, ठीक है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पैराबोलिक, और शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम कहां पे होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा टाउ मैक्स एट न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर है। सो न्यूट्रल एक्सिस के 50 mm ऊपर यहां पर शियर स्ट्रेस कितना होगा, टाउ डैश या फिर टाउ XY, ये हमको निकालना है ना।
न्यूट्रल एक्सिस के 50 mm ऊपर। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए उस क्रॉस सेक्शन को पहले बाहर निकालते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो ठोको लाइक। ये मैंने निकाल लिया इसका क्रॉस सेक्शन, ये मेरा हो गया न्यूट्रल एक्सिस। प्यार से बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, लाइक कर दो, बस फैला दो। तो ये 50 mm अबव न्यूट्रल एक्सिस। यहां पे मेरे को टाउ का वैल्यू निकालना है। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल डेप्थ था आपका 300 mm, तो ये हो गया आपका 150 mm, ये 150 mm एंड बी इक्वल टू क्या है आपका 200 mm। ओके, सो इस एरिया को मैं शेड कर देता हूं, मतलब जहां पर मेरे को शियर स्ट्रेस निकालना है, ओके, इसके ऊपर का जो एरिया उसको मैंने शेडिंग कर दिया। तो ये शेडेड एरिया का जो डेप्थ है ये कितना होगा? 150 माइनस 100, सॉरी 150 माइनस 50 इक्वल टू 100 mm। इस शेडेड एरिया का जो सीजी होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पर। ओके, अब ये सीजी कहाँ पर होगी? ये जो सीजी है ये होगा, चाहे आप यहाँ नीचे से देखो या ऊपर से देखो, एट 50 mm, है ना? 50 mm पे इसका सीजी होगा कि नहीं? सो मैं अगर लिखूंगा y बार, तो y बार मेरा क्या हो जाएगा? 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 mm हो जाएगा। ठीक है, अब हमको शियर फोर्स डायग्राम से हमको सबसे पहले शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाउ इक्वल टू शियर फोर्स इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू वाई बार डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, सॉरी आई इंटू बी, आई इंटू बी। अब इस इक्वेशन में देखो, एरिया मेरे को पता है 200 इंटू 300, वाई बार मेरे को पता है कितना है, वाई बार इक्वल टू 100 mm। आई का वैल्यू अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था, तो वही आई इसमें भी यूज होगा। और ये आई का वैल्यू क्या होगा? वही बी डी क्यूब बाई 12, मतलब 4.5 इंटू 10 to the power 8 mm4। width of the cross section at the point where we need to calculate the shear stress। चूंकि ये क्रॉस सेक्शन प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन है, तो b का वैल्यू भी हमको पता है, जो उसका width है 200 mm। सो shear stress at that point निकालने के लिए हमको सारा डेटा पता है, बस shear force पता नहीं है। तो shear force हम कहां से निकाल लेंगे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों? SFD शियर फोर्स डायग्राम से, यहां से हम शियर फोर्स निकाल लेंगे। तो शियर फोर्स निकालने के लिए मैं इस एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स का इक्वेशन लिखूंगा। तो शियर फोर्स का इक्वेशन SX मेरा क्या होगा? देखो, रिएक्शन WL/2 माइनस WX होगा कि नहीं, है ना? तो WL/2 मतलब 6 इंटू 4/2 माइनस 6 इंटू कितना हो गया भाई? 500 बाई 1000। तो यहां से मेरे को शियर फोर्स निकल जाएगा जो कि है पॉजिटिव में, है ना? शियर फोर्स निकल जाएगा जो कि है पॉजिटिव में, और इसका वैल्यू कितना है ये निकलेगा आपको, देखिए यहां से सॉल्व करिए, ये 9 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो हमको शियर फोर्स भी पता चल गया एट 500 mm फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो ये शियर फोर्स का वैल्यू पता चल गया, तो इसको पुट करिए, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो टाउ का वैल्यू क्या होगा? टाउ इक्वल टू 9 किलो न्यूटन, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि हमको जो शियर स्ट्रेस मिले वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिले, क्योंकि हमने बेंडिंग स्ट्रेस भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकाला है। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 100 इंटू 200, सॉरी
इंटू 200 ना, एक मिनट, 200 इंटू 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10⁸ इंटू 200। ओके, सो ये मिल गया आपको शियर स्ट्रेस का वैल्यू। तो टाउ एक्स वाई, इसको मैं पहले से लिख देता हूं, टाउ एक्स वाई इक्वल टू कितना निकलेगा? वेल थोड़ा सा रेक्टिफाई करना होगा। देखो यार, ये जो यहाँ पे एरिया है ना, वही मैं सोच रहा था ये क्या मैं हो गया, ये जो एरिया इंटू वाई बार है, ये कौन से एरिया का है? ये जो शेडेड एरिया है, मतलब जहां पर आपको शियर स्ट्रेस निकालनी है, मतलब एट 50 mm एबव न्यूट्रल एक्सिस आपको निकालनी है इस लेवल पे। तो इस लेवल के ऊपर का जितना भी एरिया है, मतलब कितना एरिया इस लेवल के ऊपर, इतना भी एरिया इस वाले एरिया का है, वो एरिया इंटू वाई बार। समझ में आया? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एरिया लिखा हूं, ये एरिया ऑफ द एंटायर क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, बल्कि एरिया ऑफ दैट शेडेड पोर्शन होगा, जो कि होगा 100 इंटू 200। ठीक है, तो दिस विल बी दैट एरिया। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। तो अगर ये ऐसा है तो फिर ये यहां से ये खत्म हो जाएगा। तो देखो, एरिया इक्वल टू क्या होगा? 100 इंटू 200 इंटू वाई बार अगेन 100 डिवाइडेड बाई 200। तो कैलकुलेट करेंगे तो शियर स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी मैं भी इंसान हूं, शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाता है 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये जो शियर स्ट्रेस है ये माइनस में होगा, नेगेटिव। ओके, मतलब दिस, क्योंकि शियर फोर्स था पॉजिटिव, तो टॉ एक्स वाई इक्वल टू माइनस 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो बच्चों, जो अपना स्ट्रेस एलिमेंट बना, स्ट्रेस एलिमेंट वो मेरा क्या बना? वो मेरा बना कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसकी मैग्नीट्यूड है 0.5833 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 1 नेगेटिव शियर स्ट्रेस टॉ एक्स वाई, जिसकी वैल्यू है 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इस स्ट्रेस एलिमेंट का स्ट्रेसेस में लिखूं अगर, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू माइनस 0.5833 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस, दोनों नेगेटिव में होगा, तो टाउ एक्स वाई इक्वल टू माइनस 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो अगर किसी प्लेन पर या फिर किसी फेस पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, और शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का जो फॉर्मूला है, इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो मैंने डेरिवेशन किया था, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे? सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, दिस आर दी फॉर्मूला फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो चलिए हम सिग्मा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा 1 इक्वल टू, सिग्मा एक्स नेगेटिव में है, ओके, सिग्मा एक्स किस में? नेगेटिव में, तो माइनस 0.5833 बाई 2। ओके, या फिर ऐसे लिखता हूं, मैं पूरा लिख देता हूं, सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 लिख देता हूं, सिग्मा 1 कॉमा सिग्मा 2 प्लस माइनस रूट अंडर अगेन माइनस 0.5833 माइनस 0 बाई 2 का स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट में माइनस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से आपको सिग्मा 1 का वैल्यू निकल जाएगा। सबसे पहले सिग्मा 1 निकालने के लिए हम प्लस यूज करेंगे और सिग्मा 2 निकालने के लिए हम माइनस यूज करेंगे। समझ में आया? तो सिग्मा 1 इक्वल टू आपको निकल जाएगा 0.062 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड सिग्मा 2 का वैल्यू आपको निकल जाएगा माइनस 0.645 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकले ये भी नॉर्मल स्ट्रेसेस ही हैं, ध्यान रखने वाली बात है, नॉर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब चलिए अब मैं थोड़ा और बताता हूं कि ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है ये कहां पर एक्ट कर रहे हैं। ओके, कहां पर एक्ट कर रहे हैं कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेस एलिमेंट मैंने कंसिडर किया था, है ना, ये जो स्ट्रेस एलिमेंट कंसिडर किया था ओके, ये सिग्मा एक्स, ये टाउ एक्स वाई, ये जो स्ट्रेस एलिमेंट कंसिडर किया था इससे कोई एक पर्टिकुलर थीटा डिग्री एंगल पर, है ना, इसके वर्टिकल से कोई एक पर्टिकुलर थीटा डिग्री एंगल पर, एट सम थीटा डिग्री एंगल आपका ये प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा। मतलब उस थीटा डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन मिलेगा। ओके, इन सब चीजों को मैंने समझाया हुआ है। लेट्स सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, तो इसको अगर मैं कट करके बाहर निकालूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ये पॉइंट हो गया आपका ए और ये पॉइंट हो गया सी। तो ये लेट्स सपोज ये जो एंगल है थीटा, इट इज एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन जहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रही है। तो ये जो प्लेन है इस प्लेन के ऊपर नॉर्मली, है ना, ओके, आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओके आपका एक्ट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? या फिर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कोई ना कोई एक्ट कर रहा होगा। तो ये जो प्लेन है वो प्लेन कितने एंगल पे है, वो थीटा पी का वैल्यू कितना है, अगर ये मेरे को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमको पता है कॉन्सेप्ट tan 2 थीटा पी, ये फॉर्मूला सब मैंने डिराइव करवाया था, इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इक्वल टू 2 इंटू माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई माइनस 0.5833 माइनस 0, कहने का मतलब है 0.4 बाई 0.5833। सो tan 2 थीटा पी इक्वल टू इतना। सो थीटा पी इक्वल टू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा 17.22 डिग्री। ठीक है, 17.22 डिग्री इतने पे होगा आपका थीटा पी। और ये जो वैल्यू आया ये आया आपका पॉजिटिव में बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल्स जो होता है ना वो एंटी क्लॉक होता है, ध्यान रखिएगा, ये एंटी क्लॉक। सो कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर हमने कंसिडर किया था ये जो मेरा वर्टिकल फेस है यहाँ से कितने डिग्री एंटी क्लॉक पे एक थीटा मतलब थीटा पी पर एक प्लेन है जहां पर हमको स्ट्रेसेस मिला है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर? तो यही मैंने थीटा पी निकाला और ये पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट भी आया, मतलब वो एंटी क्लॉक एंगल है। ठीक है, सो ये तो हुआ मान लो थीटा पी 1 ओके, एक प्लेन। अभी आपको पता है यहाँ पे दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, एक मेजर एक माइनर हमने निकाला था। सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे वो एक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो थीटा पी 2 जो आप निकालोगे ये क्या निकालोगे, थीटा पी 1 प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो हमको म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला प्लेन मिल जाएगा कि नहीं। ओके, सो मतलब कहने का मतलब है लेट्स सपोज वर्टिकल से, ये वर्टिकल था, इससे थीटा पी 1 पे ये वाला प्लेन आपको मिला। तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला प्लेन निकालने के लिए
ठीक है, मतलब ये वाला प्लेन निकालने के लिए आपको थीटा P1 में 90 डिग्री ऐड करना होगा कि नहीं, तो हमको ये वाला प्लेन निकल जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज़, तो यही चीज़ हम कर रहे हैं। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 107 डिग्री .22, ठीक है, 107.22 डिग्री, इतना आ जाएगा ये आपका थीटा P2। ठीक है भाई, आपने एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स निकाल लिया। अब इसमें और थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं सब कुछ बताता हूं, ठीक है ओके। अगर मैं इसमें आपको और थोड़ा डिस्कस करूं और मैं आपसे ये पूछूं ये सवाल कि मेरे को ये पता लगाना है बेसिकली एक्चुअली में कि जो हमारे पास दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं कौन कौन से, एक तो मैंने सिग्मा 1 निकाल लिया, दूसरा मैंने निकाल लिया सिग्मा 2। अब मैंने दो प्लेन का पता लगाया, ठीक है। अब वो दो प्लेन कौन कौन से हैं, एक प्लेन मैंने पता लगाया है एट सम थीटा P1, है ना, थीटा P1, और इसके जस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर पे और एक प्लेन पता लगाया है। क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट प्लेन लेट्स सपोज, एंड दिस इज योर सेकंड प्लेन, जो कि इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब 90 डिग्री पर है। अभी मेरे को ये पता नहीं है कि देखो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है ये भी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं कि नहीं। अभी मेरे को ये बात कंफर्म करनी है कि लेट्स सपोज ये जो प्लेन है, ये जो मैं ब्लैक कलर से भी ड्रॉ कर रहा हूं, इस पर एक्चुअली कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, मतलब इस प्लेन के अलॉन्ग, मतलब क्या सिग्मा 2 एक्ट कर रहा है या सिग्मा 1 एक्ट कर रहा है, एक्चुअली में कौन सा एक्ट कर रहा है, ये चीज हमको कंफर्म करना है। उसी तरह से हमको मतलब हम किसी भी एक प्लेन के अबाउट अगर कंफर्म कर लेंगे तो दूसरा प्लेन पे उसका अपोजिट वाला लग रहा होगा, है ना। तो या फिर हम कंफर्म कर लेंगे ये वाला प्लेन पे फर्स्ट, मतलब ये 0 से 1 प्लेन पे, या फिर 1 से 2 प्लेन पे, किसी पर भी कंफर्म कर लेंगे। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओके, कि सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू, या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस इक्वल टू, या फिर सिग्मा एट एनी थीटा, ओके, एट एनी थीटा ऑन एनी प्लेन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला मेरे पास है कि नहीं, है ना, सिग्मा एट एनी थीटा। अभी देखो हम क्या करते हैं ना, हम सिग्मा एट थीटा निकालते हैं, तो थीटा का वैल्यू लेट्स सपोज कि थीटा का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, जो मेरे पास एंगल है लेट्स सपोज थीटा का वैल्यू मैं पुट कर दिया 17.22 डिग्री इस वाले इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखा, इस इक्वेशन में मैंने थीटा का वैल्यू अगर 17.22 डिग्री पुट कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा स्ट्रेस निकलेगा, मतलब ये अगर सिग्मा एक्स का वैल्यू तो आपको पता है, टाउ एक्स वाई का वैल्यू पता है, थीटा का वैल्यू पता है, तो पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो जो भी मेरा स्ट्रेस निकलेगा वो स्ट्रेस इस थीटा पर एक्ट कर रहा होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है। अब वो स्ट्रेस क्या निकलता है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको इसमें वैल्यूज पुट करिए, क्या हो जाएगा, माइनस 0.5833 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 0.5833 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 इंटू 17.22, फिर या प्लस, और लेकिन ये शियर स्ट्रेस आपका माइनस में, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चला जाएगा, या माइनस लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पर भी फाइनली ये माइनस में आ जाएगा, ये भी आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस 0.2 इंटू साइन 2 इंटू 17.22, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा एट थीटा P1 जो वैल्यू निकलेगा, ओके, थीटा P1 जो वैल्यू निकलेगा ये आपका निकल जाएगा माइनस 0.645।
कैलकुलेट करिए, इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमने ये वेरीफाई कर लिया कि ये लेट्स सपोज ये आपका वर्टिकल है, ठीक है। यहां से सम एंटी क्लॉक एंगल थीटा P1, आपको एक प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मिली, ठीक है, एक प्रिंसिपल, और ये थीटा P1 का वैल्यू कितना है 17.22 डिग्री। एट 17.22 डिग्री जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू मिली वो कौन सा वैल्यू मिला? 0.645 माइनस वाला, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इस प्लेन के ऊपर, मतलब इस प्लेन के ऊपर जो ये प्लेन है इस पर सिग्मा 2 एक्ट कर रहा है, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर में जो प्लेन होगा उस पर टेंसाइल स्ट्रेस आपका सिग्मा 1 एक्ट कर रहा होगा, जिसका वैल्यू कितना है 0.062 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझे कि नहीं? सो कहने का मतलब है ये लेट्स सपोज ये आपका स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। सो आपने स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर एक प्लेन कट किया, ठीक है, ये थीटा P1, ये प्लेन कट किया एट एंगल 17.22 डिग्री। सो आपको जो फिर एक स्ट्रेस एलिमेंट मिला, ठीक है, मतलब यहाँ पे और क्लियर करने के लिए और दिखा देता हूं, ये जो प्लेन है दिस इज एट थीटा P1 है कि नहीं 17.22 डिग्री पर। तो यहां पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट करता हुआ नजर आया इस तरह से, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट कर रही होगी। दिस इज योर सिग्मा 2 एंड दिस इज योर सिग्मा 1 एक्टिंग। और चूंकि ये जो प्लेन है ये सारे प्लेन क्या है? प्रिंसिपल प्लेन PP, ये भी PP, ये भी PP है ना। सो इन प्लेन्स पर जो शियर स्ट्रेसेस होंगे प्रिंसिपल प्लेन पे आर 0 है कि नहीं, क्योंकि वो प्रिंसिपल प्लेन है, वहां पे केवल प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि नॉर्मल स्ट्रेस वो एक्ट कर रहा होगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये पहला वाला स्ट्रेस एलिमेंट जिसको हमने सॉल्व किया, और दूसरा प्रिंसिपल प्लेन निकाला, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू भी निकाला, और सब चीजों को अच्छे से एनालाइज भी कर लिया। पहला वाला स्ट्रेस एलिमेंट पर भी आप अब इसका भी बना दो यार स्ट्रेस, ये सिग्मा एक्स, फिर शियर स्ट्रेस भी दिखा दो इस पे, टाउ XY। क्लियर है? कॉन्सेप्ट कैसा लगा? चीजें समझ में आई? सो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम में